Hello students, let's do the exercise of chapter number 10 gravitation. So first question is, how does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या चेंज आ जाएगा अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है अगर उसको हम आधा कर दें. सपोज जैसे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इनके बीच की जो दूरी पहले 4 मीटर थी और अगर मैं इसको 2 मीटर कर दूं, ठीक है, तो फोर्स में किस तरीके से चेंज होगा. तो हमें पता है कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के. ठीक है, इस डिस्टेंस को आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. वैसे इसकी जनरल फॉर्म में हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इसके भी स्क्वायर के. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पहली बात तो ये है कि अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू, अगर डिस्टेंस घट रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी. और अब ये डिपेंड करते हैं कैसे, इसके स्क्वायर पर. तो अगर आर है, आर का हाफ हो जाए मतलब r/2 हो जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा. आपको पता है कोई भी जो फॉर्म होती है अगर वो P/Q/R/S की फॉर्म में है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, P/Q × S/R. तो ऊपर वाला जो 1 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/1. कोई भी जो नंबर है 2 है उसको मैं 2/1 लिख सकती हूँ ना. तो ऐसे ही 1 को 1/1 और यहाँ पर ये नीचे क्या आ गया ये सारा. तो ये जब P इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 1 ये क्या हो जाएगा 4/r². इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उनके मासेस के प्रोपोर्शनल लगता है. हमें पता है वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट. तो फिर एक हैवी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं फास्ट गिरता है लाइट ऑब्जेक्ट से. हमें पता है कि ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, G = जो ग्रेविटी है वो क्या होता है, Gm/r². इसमें पहली बात तो ये कि कहीं भी स्मॉल m का कोई भी जिक्र नहीं है. इसका मतलब क्या है कि स्मॉल m जो है उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है. दूसरी चीज़ ये कि जो G की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ए कांस्टेंट 9.8. ठीक है, 9.8 मीटर/सेकंड² होता है. तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. तो इस वजह से हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे लाइट ऑब्जेक्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस. अर्थ है और अगर इसके ऊपर रखा है हमने कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है सपोज 1 kg. ठीक है, ऑब्वियसली अर्थ इसके कंपेरिजन में काफ़ी बड़ी होगी ही, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. तो आपको निकालना है कि कितना ग्रेविटेशन फोर्स होगा. तो सिंपल है, F की वैल्यू क्या होती है, Gmm/r². मास ऑफ अर्थ जो कैपिटल एम है दैट इज़ मास ऑफ अर्थ हमें पता है 6 × 24 किलोग्राम होता है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दे रखा, 1 किलोग्राम. G की वैल्यू कैपिटल G इज़ ए कॉन्स्टेंट 6.7 × 10⁻11 Nm²/kg² पता है. ये सारी चीज़ें आपको. ये जो D है या फिर यहाँ पर मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये क्या है, कैपिटल R दैट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ. इसकी वैल्यू कितनी होगी, रेडियस ऑफ अर्थ क्यों होगी, क्योंकि डिस्टेंस ये कहाँ पर लगता है, ये सेंटर. कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, ना कि इनके एंड पॉइंट के बीच का. ठीक है, तो ये जो अर्थ है इसका सेंटर अगर यहाँ पर है तो जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी क्या होगी, इसका रेडियस होगी. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.4 × 10⁻6 मीटर. इस सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.8 न्यूटन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ और मून जो दोनों हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होती हैं. वी ऑल नो दिस. डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट इज़ ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ. वाई. देखो ये पूछ रहा है कि अर्थ है और मून है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं. तो क्या अर्थ जो है वो मून को कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है. तो ये सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है. हमें पता है दोनों ये जो फोर्स होते हैं जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगते हैं ये इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन की क्या रहती है, अपोजिट रहती है. ठीक है, तो यस दे आर इक्वल.
इफ़ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो वाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। तो कह रहे हैं कि अर्थ क्यों नहीं मून की तरफ गिर जाती है। अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ भी तो मून को अट्रैक्ट कर रही है ना, ठीक है। तो इस वजह से दूसरी चीज़, मास ऑफ अर्थ इज़ ग्रेटर दैन मास ऑफ मून, ठीक है। तो इस वजह से एक्चुअली मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर मासेस, ठीक है। लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो, किस तरीके से फोर्स में चेंजेस होंगे इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ डबल। अगर हम एक ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको अगर हम डबल कर दें तो बिल्कुल सिंपल है, F क्या होता है G(m)m/r²। अगर हमने इसकी मास को डबल कर दिया है, जैसे यहाँ पर 1 था, अगर इसका डबल क्या हो जाएगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा, तो सिंपली जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ें जो है उसकी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे डबल है ट्रिपल है तो ट्रिपल हो जाएगा फोर्स भी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज़ डबल एंड ट्रिपल। अगर डिस्टेंस को हम डबल या ट्रिपल कर दें, पहली बात तो इतना आपको अभी तक एकदम क्लियर हो गया होगा कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर r है, अगर हम इसको 2r कर दें, ठीक है, r की जगह पर हम क्या कर दें 2r कर दें, तो इसका स्क्वायर होता है ना, तो जो इसका स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r, p/q/r/s वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 × 1/4r²। तो ये क्या हो जाएगा, जो फोर्स है वो 1/4 रह जाएगा, घटे दोगा लेकिन कैसे 1/4 से, ठीक है। अगर क्या हो ट्रिपल हो जाए तो ट्रिपल में भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो सिंपल हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9²। तो इसका मतलब जो फोर्स है उसकी वैल्यू 1/9 रह जाएगी टू द ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अगर मास है उसके ऑब्जेक्ट को हम डबल कर दें, द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर दे तो कोई बात नहीं, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, सिंपल, तो 4 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। इट वॉज इजी क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके नाम में ही इसकी इंपॉर्टेंस है, सिंस इट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो कि यूनिवर्स की हर एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल कहते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, ठीक है। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ग्रेविटेशनल सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफ़ेक्ट के अंडर गिरे तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। आ चुका है पहले भी आपको, जी क्या होता है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड²। What do we call the gravitational force between the earth and object। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का, उसे हम क्या कहते हैं, वो किसके रूप में हमें दिखता है, वो उसके वेट के रूप में हमें दिखता है, ठीक है। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अमित जो है कुछ गोल्ड खरीदता है पोल्स के ऊपर, और एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके एक फ्रेंड ने बोला है और उसने पोल्स के ऊपर जाके गोल्ड खरीद दिया। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। और फिर वो वापस दे देता है जब वो अपने फ्रेंड को मिलता है, कहाँ, इक्वेटर पर। तो विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बोट। तो उसके फ्रेंड ने उसको बोला था कि भाई तू है ना थोड़ा सा गोल्ड लिया, तो वो पोल पर था, वहाँ पर उस समय उसने पोल से वेट खरीदा, सपोज 2 kgs, और वो उसका फ्रेंड था इक्वेटर पर, तो वो इक्वेटर पर आया और उसने फ्रेंड को कहा कि भाई ले। फिर उसके फ्रेंड ने जब वेट किया तो उसने कहा कि ये तो 2 kgs नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ की शेप कैसी होती है, इक्लिप्स शेप होती है। ये पोल्स होते हैं, इसकी ये इक्वेटर है, और हमें पता है कि जो डिस्टेंस है, जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है, ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, वो हमें कैसे दिखता है, वेट के रूप में। तो मतलब पोल्स के ऊपर वेट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इक्वेटर्स पर वेट की वैल्यू क्या होगी, कम। अगर वो यहाँ पर 2 kgs तोल कर लाया है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 kgs ना रह के क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है। डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है, इस वजह से वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है।
आगे देखिए, तो इसका मतलब वो उसका फ्रेंड तो मानेगा ही नहीं कि ये 2 kgs है, बट एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो राइट हैज़ एट हिज प्लेस। ठीक है, आगे देखिए, वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज़ क्रम्बल्ड इनटू ए बॉल। एक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, वो स्लो गिरती है, और अगर बिल्कुल सेम साइज़ का अगर हम पेपर ले, अगर उसको हम क्रम्बल करके एक बॉल बना दें और उसको ऊपर से गिराएं, तो शीट है वो तो धीरे धीरे आ रही है, और जो बॉल है वो क्या है, जो क्रम्बल्ड बॉल है वो फास्ट आ जाएगी। तो पहली बात तो ये कि दोनों की जो ऊपर है, जो बॉल है, बॉल को हम उस बॉल की जो हमने शेप दी है उसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने मास के कंपैरिजन में वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, डेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। इस वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रेजिस्टेंस कौन सा, जो एयर का रेजिस्टेंस है वो, जबकि पेपर है, पेपर के ऊपर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, तो इस वजह से पेपर के ऊपर क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बॉल, इस वजह से पेपर है वो बाद में फॉल होगा और बॉल है वो पहले ही फॉल हो जाएगी। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। हमें पता है कि मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 होता है। तो व्हाट इज़ द वेट इन न्यूटन्स, न्यूटन्स के अंदर वेट क्या होगा, ऑफ ए 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो कि 10 किलोग्राम का है, तो न्यूटन्स के अंदर हमें बताना है। कोई बात नहीं, W इजिकल टू क्या होता है, M इंटू जी। तो M की वैल्यू 10 दे रखी है और G की वैल्यू हमें पता ही है 9.8, तो 98 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, तो हमें पता है कि अगर अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू ये है तो मून के ऊपर इसकी 1/6 रह जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 98.6, इसका 98 का 6 कितना हो जाएगा 16.3 न्यूटन। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 49 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट हमें करना है द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। तो यहाँ से आपको याद आ जानी चाहिए जो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशंस वो, और बस उन्हीं का काम यहाँ पर चलेगा। अपने जो लेसन के अंदर क्वेश्चंस आए हैं इंडेक्स क्वेश्चन उसके अंदर भी किया है। तो सबसे पहले हमें निकाला कि मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, कौन सी मैक्सिमम हाइट तक वो राइज करेगी। ठीक है, तो हमें ऐसे फॉर्मूले यूज़ करने हैं यहाँ पे कि जो गिवन डेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके और सिर्फ जो चीज़ हम चाहते हैं निकालना वही बचे। तो हमें पता है, देखो v² - u² इजिकल टू 2as होता है। यहाँ पर v क्या है आपको पता ही होगा, फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलेरेशन। लेकिन यहाँ पर हमेशा a किससे रिप्लेस हो जाएगा, g से, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्सेलेरेशन, कौन सा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और s है, s को हम कैसे यूजुअली जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं उसके अंदर यही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंका गया है तो यूजुअली s को हम h हाइट से रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, इस वजह से उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव। बस इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो एक बॉल को अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है ना जब वो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है और फिर उसके बाद वो नीचे फॉल करता है। लेकिन हमें जो सीन दिया गया है वो सिर्फ यहाँ से और ऊपर तक का ही दिया गया है। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि कितनी हाइट तक ये राइज़ करेगा। तो इससे आगे तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, तो कितनी हाइट तक राइज़ करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उस हाइट की बात कर रहा है ये। तो v की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, u की वैल्यू ऑलरेडी 49 मीटर पर सेकंड दे ही रखी है, g की वैल्यू -9.8 हो जाएगी। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h जो कि हमने s से रिप्लेस कर दिया है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 122.5। सारी वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल। फिर क्या पूछ रहा है कि टोटल टाइम टेकन, जब वो सरफेस के ऊपर वापस आएगा तब। यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर आपने इसको ऊपर फेंका है
और ऊपर से फिर नीचे भी आएगी, इस पूरे में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार ऊपर तक की टाइम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है ना, यहाँ पर a को हम g से रिप्लेस कर देंगे, तो t इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन में g, सारी वैल्यूज़ उधर पुट कर देंगे, प्लस का u उधर जाके माइनस के u हो जाएगा, और g मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है। सारी वैल्यू v u और g की वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे कितनी आएगी 5 सेकेंड। लेकिन 5 सेकेंड तो सिर्फ ऊपर तक जाने का टाइम है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जो जितनी देर वो जाने में लगाएगा उतनी देर आने में भी लगाएगा। उसके लिए आपको दोबारा से पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 सेकंड इधर आया है तो 5 सेकंड उसके अंदर हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 सेकंड। सिंपल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। स्टोन इज़ रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक स्टोन है जिसको छोड़ा गया है कहाँ से, एक टॉप ऑफ द टावर से। और तो देखो यहाँ तक सपोज़ ये कोई भी टावर है, ठीक है, और यहाँ से एक स्टोन है उसको ऐसे फेंका गया है नीचे की तरफ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमेशा यूनिट्स आपको याद करके लिखनी है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, और हाइट इसने दे रखी है 19.6 मीटर। तो एस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हाइट से रिलेटेड ही होंगे। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 98.6, जो कि एस है एक्चुअली। ठीक है, और जी क्योंकि ऊपर से नीचे ही आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी काम कर रही है, उसी डायरेक्शन में स्टोन गिर रहा है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। बस इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी, अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो सिंपल है, हम यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as लगा के v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर की वैल्यू तो 0 है ही, और ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सिंपल मैथ्स है। आई होप यू कैन डू दिस योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 इज ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया है। एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि जी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। यू की वैल्यू आपको दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू बोल रहा है कि 9.8 की बजाय आप 10 लीजिए। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। एक बार हम यहीं तक करते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, जो डेटा हमें दिया गया है यू इतना दिया गया है, ये इतना दिया गया है, एस एच है ही पता है हमें, जी की वैल्यू माइनस होगी क्योंकि जो ये है बॉल है या स्टोन है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सिंपल ये वाली इक्वेशन लगा देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, एस की जगह पर एच, सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 मीटर। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ एंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस निकालो। तो टोटल डिस्टेंस देखो, अगर 80 मीटर जाने का है तो 80 मीटर ही आने का भी होगा, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है 160 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर एक स्टोन को ऊपर फेंका गया है और वो दोबारा से यहीं पर आ गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 मीटर। सिंपल है। आगे देखिए 16, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है, और बाकी सारा डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये है ही, एफ इजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 किलोग्राम। मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। दोनों के बीच की जो दूरी है रेडियस, वो एवरेज रेडियस क्या है 1.5 × 10⁻11 मीटर। जी की वैल्यू हमें पता है, ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, सोल्व करना है। कितनी आ जाएगी 3.57 × 10⁻22। सिंपल मैथ्स है। ठीक है, आगे देखिए, ए स्टोन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। एक स्टोन को फेंका गया है टॉप ऑफ द टावर से, जी की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, एच की वैल्यू क्या रहेगी 100। ठीक है, 100 मीटर। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। और उसी समय पर जब ऊपर एक स्टोन को ऊपर से फेंका जा रहा था टावर से, उसी समय पर एक स्टोन को नीचे से भी फेंका जा रहा था ऊपर की तरफ फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। दोनों स्टोन्स कहाँ मीट करेंगे, एक टावर है, एक स्टोन को ऊपर से फेंक रहे हैं, एक स्टोन को नीचे से फेंक रहे हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि कहाँ और कब वो दोनों स्टोन आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों स्टोन मिल रहे हैं टी टाइम के बाद में।
तो हम पहला केस ले लेते हैं जब टावर से स्टोन को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस समय जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी स्टोन की वो 0 होगी, ठीक है। और जी की वैल्यू 9.8 है, ये हमें पता है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। एस जो है यहाँ पर जो हाइट है वो यहाँ पर हमने कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू हमें नहीं बताया ना, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो कितनी आ जाएगी 4.9 टी स्क्वायर। हमारा टी नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, हम इक्वेशन को यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 डाल दी है हमने। केस नंबर 2 हम कौन सा लेंगे, जब नीचे वाले स्टोन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें दे रखी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको मैं एस डैश से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, क्योंकि एस तो हम ऑलरेडी पिछले केस पे मान चुके हैं, अगर इसमें भी एस मान लेंगे तो सेम हो जाएगा। और हमें पता है जी की वैल्यू नीचे से ऊपर प्रोजेक्शन है माइनस में हो जाएगी, वैल्यू इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह पर जी रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर एस नहीं एस डैश आ जाएगा, और सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, लेकिन टी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, जितना भी सोल्व हो रहा है उतना हमने सोल्व करके इक्वेशन नंबर 2 बना दी है, ठीक है। अब देखो ये बात इसने बोली है यहाँ पर कि ए टावर ऑफ 100 मीटर हाई, टावर है वो कितना ऊंचा है 100 मीटर हाइट। हमें ये पता है कि ऊपर से नीचे हम स्टोन को वो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, और नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों डिस्टेंस 100% ये तो होगा ही, 100 मीटर तो होगा ही, तो इसका मतलब एस और एस डैश है वो कितना होगा 100। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम s की वैल्यू पुट कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 से हम s डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा 100 के इक्वल, बस हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब 4 सेकेंड के बाद जो है वो दोनों स्टोन आपस में मिलेंगे। अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कितनी दूरी पर वो मिलेंगे, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे t की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4.9 टी स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी 78.4 मीटर। इसका मतलब ऊपर से कितनी दूरी होगी 78.4 मीटर, ठीक है। और नीचे से जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसी में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो कितनी आ जाएगी एस डैश की वैल्यू 20.6 मीटर। इसका मतलब पूरे 4 सेकंड में बाद में वो दोनों आपस में टकराएंगे, और कितना डिस्टेंस तय कर चुके होंगे 78 मीटर ऊपर से, और नीचे से 20.6 मीटर, ठीक है। इन दोनों का जोड़ देखो 100 ही होगा, तो इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर श्योर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल है उसको नीचे से ऊपर फेंका गया है, और वो 6 सेकेंड बाद में दोबारा से जो जिसने फेंका है उसके हाथ में आ जाती है, तो हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, ठीक है। कोई बात नहीं, जो दिया गया है डेटा सिर्फ एक ही बात दी गई है कि 6 सेकंड में दोबारा से वापस आ जाती है उसके हाथ में, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है 6 सेकंड, ठीक है। तो देखो ये बॉल थी, ऊपर फेंका गया, नीचे आई है, तो इसका मतलब ऊपर गई थी तब तक 6 सेकंड का आधा समय लगा होगा ना, 3 सेकंड में ऊपर गई, 3 सेकंड में नीचे आई, राइट। तो देखो v की जो फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू -9.8 रहेगी क्योंकि नीचे से ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है। ये वाले इक्वेशन लगाएंगे v इजिकल टू यू प्लस ए टी, u इजिकल टू v, और यहाँ पर प्लस a है, इसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में g आ जाएगा, ठीक है। माइनस में g क्योंकि है और नीचे से ऊपर की तरफ है, वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ एक बात से हमने u की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितनी मैक्सिमम हाइट को ये रीच करेगा। कोई बात नहीं, वी हैव अनदर फॉर्मूला, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह पर एच को रिप्लेस कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना आ जाएगी वैल्यू 44.1। सिंपल। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद में इसकी पोजीशन क्या होगी, 4 सेकंड के बाद इसकी जो भी पोजीशन होगी वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड के बाद इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टाइम की हम बात कर रहे हैं, माइनस में 3 सेकंड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 1 सेकंड। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके अंदर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसके अंदर 0 मीटर पर सेकंड, सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.9 मीटर, ठीक है।
तो देखो ये टोटल हाइट कितनी थी 44.1 मीटर, तो इसमें से हम ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 39.2 मीटर अबव ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से ऊपर इसकी वैल्यू कितनी रही होगी 4 सेकंड के बाद में ये कितनी ऊंचाई पर रहा होगा नीचे ग्राउंड से 39.2 मीटर की हाइट पर। ठीक है, आगे देखिए, इन विच डायरेक्शन डज द बियॉन्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, कौन सी डायरेक्शन में काम करता है, हमें पता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, वाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, क्यों वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ओब्वियसली बियॉन्ड के कारण, क्योंकि सेकेंड इज़ डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज़ मच लेस दैन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कोई भी चीज़ जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करती है पानी के अंदर। ठीक है, बियॉन्ड से फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ए 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर पर क्यूब, इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज दिस वट विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, सब्सटेंस फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, मैंने अभी अभी बताया है किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वाटर के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी कितनी है, कम है या ज़्यादा है, अगर कम है तो वो क्या करेगा फ्लोट करेगा। तो सबसे पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास दे रखा है 50 ग्राम और वॉल्यूम कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितनी आ जाएगी 2.5, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा, इसका मतलब ये क्या कर जाएगा सिंक कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज the volume of a 500 ग्राम सील्ड पैक्ड इज़ 350 सेंटीमीटर क्यूब, एक 500 ग्राम जिसकी मास है और इसकी वॉल्यूम ये दे रखी है, विल द पैकेट, वही सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही डेंसिटी निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम ये आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी जो है डेंसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा है तो ये क्या कर जाएगा डूब जाएगा। और फिर ये पूछ रहा है कि कितना वाटर डिस्पेस करेगा, हमें पता है वाटर डिस्पेस आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या कहता है, जो भी वाटर डिस्पेस होता है वो किसके इक्वल होता है वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस की वॉल्यूम के, और यहाँ पर कितनी है 350 ग्राम, तो कितना वाटर डिस्पेस करेगा 350 ग्राम, सिंपल। सो आई होप दिस solution will help you to understand this exercise and this numerical. Still if you have any question you can ask me. Thank you, have a nice day.